नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक नई सीरीज थी परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज, और इस सीरीज में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रहे थे। हर वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं और पहला वीडियो इसका हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी जो ये नई हमारी सीरीज है, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप इनका रिवीजन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वहीं से आगे चलेंगे जहां पे हमने कल की वीडियो में छोड़ा था। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा आज का, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय कौन होता है? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में आप जानते हैं इसके तीन चरण होते हैं। पहला आपकी ग्राम पंचायत होती है, दूसरा क्षेत्र पंचायत और सर्वोच्च शिखर पर होता है जिला पंचायत। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। शीर्ष निकाय कौन सा है? जिला पंचायत। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इनके सदस्य होते हैं इनका चुनाव कौन करती है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं या क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव जो ये सदस्य होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न है आज का, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। तो देखिए, जिला पंचायत जो कि सर्वोच्च शिखर पर है, ग्राम पंचायत जो कि निचले स्तर पर है, तीसरे नंबर पर है, इन दोनों के मध्य काम करती है आपकी क्षेत्र पंचायत। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है ये ग्रामीण स्तर पर है, क्षेत्र पंचायत ये ब्लॉक स्तर पर होता है और जिला पंचायत आपके जिला स्तर पर होता है। ठीक है, चलिए, एक और प्रश्न आपको बनता है यहां से कि उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था? तो उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज जो अधिनियम था 4 अप्रैल 2016 को लागू किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। और एक और चीज, जो पूरा पंचायती राज सिस्टम है जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत ये सारी आपकी आती हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है और उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में आसान भाषा में सारी चीजों को अच्छे से समझाया है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्षेत्र पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है, और इसमें निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 40 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अधिकतम होती है ये 40 होती है और न्यूनतम जो है ये 20 होती है। यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या आपके एक ब्लॉक में 20 से 40 के मध्य में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम 20, अधिकतम 40। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या न्यूनतम होती है 7 और अधिकतम होती है 15। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया तो उसमें व्यवस्था क्या थी? न्यूनतम 5, अधिकतम 15। लेकिन आप जानते हैं उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम लागू किया है 4 अप्रैल 2016 को, और उसके तहत अब उत्तराखंड में न्यूनतम संख्या ग्राम पंचायत में सदस्यों की 7 होती है और अधिकतम 15 होती है। तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, चलिए, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इनके सचिव आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत का सचिव होता है CDO या जिसे हम DPRO भी कहते हैं। ठीक है, DPRO। CDO यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, DPRO यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। अगर हम क्षेत्र पंचायत के सचिव की बात करें तो ये होता है BDO। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत के सचिव की बात करें तो ये आपका VDO होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। राज्य के अंदर नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में एक अधिनियम बनाया जाता है, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम। तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में देखिए ये पूछा गया था कि राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आंसर था 1916।
हो सकता है आने वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए कि संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम कब बना, तो यह आपके 1916 में ही बना और इसी के तहत राज्य में नगरीय स्वायत्त की शुरुआत यहां पे होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो उसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नगर निगम का गठन कितनी जनसंख्या होने पर होता है। तो किसी क्षेत्र को नगर निगम बनाना है या नहीं बनाना है यह जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है। मैदान में अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसे नगर निगम बनाया जा सकता है और यह आंकड़ा पहाड़ों में 90,000 के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि नगर निगम बनाने के लिए मैदान में आपकी जो मैक्सिमम जनसंख्या है, कम से कम जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और पहाड़ों में 90,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर बात करें नगर पालिका परिषद की तो नगर पालिका परिषद के लिए मैदानों में जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। अगर जनसंख्या 1 लाख तक है, 50,000 से 1 लाख तक, तो नगर पालिका परिषद, 1 लाख से ज्यादा है तो नगर निगम और 50,000 से कम है तो फिर आपकी नगर पंचायत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नगर निगम का प्रमुख किसके द्वारा चुना जाता है। देखिए, नगर निगम का जो प्रमुख होता है यह स्थानीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा अभी पंचायत राज व्यवस्था में कि क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख था वो अप्रत्यक्ष रीति से चुना जा रहा था। ठीक है, सदस्य ही उसको चुन रहे थे। लेकिन नगर निगम का जो प्रमुख होता है जिसे हम मेयर कहते हैं, इसका चुनाव सदस्यों के द्वारा नहीं होता, इसे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, वोट इसके लिए डाले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजधानी चयन हेतु किस आयोग का गठन किया गया था। देखिए, राजधानी चयन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, सही आंसर है दीक्षित आयोग। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। दीक्षित आयोग का पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था वीरेंद्र दीक्षित। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वीरेंद्र दीक्षित। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम दीक्षित आयोग पड़ा था। ठीक है, इस आयोग का गठन 2001 में किया गया था उत्तराखंड में राजधानी चयन के लिए। तो पूछा जा सकता है राजधानी चयन से संबंधित कौन सा आयोग है, दीक्षित आयोग। गठित कब हुआ, 2001 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी थी। ठीक है, 2008 में। अब प्रश्न बनता है इस आयोग ने राजधानी के लिए किसकी सिफारिश करी थी। तो देखिए, दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को मना कर दिया था कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी नहीं बन सकती। दीक्षित आयोग ने देहरादून को सिफारिश करी कि देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए और द्वितीय राजधानी के रूप में दीक्षित आयोग ने काशीपुर की सिफारिश करी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी के लिए किसकी सिफारिश करी थी, काशीपुर की सिफारिश करी थी और प्रथम देहरादून। ठीक है, जो कौशिक समिति थी, कौशिक समिति ने गैरसैंण की सिफारिश करी थी राजधानी के लिए, जबकि दीक्षित आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2011 में राज्य में किस नए विभाग का सृजन किया गया था। आंसर होगा सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा विभाग। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2011 का है। अब आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 2011 में किस नए विभाग का सृजन हुआ। ये क्वेश्चन अब इस तरीके से आ सकता है, करंट अफेयर में आ सकता है। आप जानते हैं करंट अफेयर पुराना ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि उत्तराखंड में सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा विभाग कब सृजित किया गया था। तो ये आपके 2011 में सृजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने फीसदी आरक्षण है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो भी राज्य सेवाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण यहां पे दिया जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए उत्तराखंड में कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है, 30% रिजर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है यह शिव जी को चढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाया है। ठीक है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है
राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? देखिए, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष विजया बर्थवाल थी। ये आपको ध्यान में रखना है और यहां से क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, विजया बर्थवाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? देखिए, उत्तराखंड की जो प्रथम राजभाषा है आप सभी जानते हैं कौन सी है, हिंदी। द्वितीय राजभाषा है संस्कृत और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत। इसे 2009 में घोषित किया गया और 2010 में उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत बनी थी। तो अगर प्रश्न बनेगा बनी कब, आप बताएंगे 2010, और अगर प्रश्न बनेगा घोषित कब हुई तो आप बताएंगे 2009। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी को कितना फीसदी आरक्षण दिया गया है? जैसे हमने ऊपर बात करी महिलाओं को 30% आरक्षण है, उसी प्रकार जो अनुसूचित जाति हैं इनको राज्य सेवा में 19% आरक्षण है। जो अनुसूचित जनजाति हैं इनको 4% आरक्षण है और जो ओबीसी हैं इनको 14% आरक्षण राज्य सेवाओं में दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर हम अन्य रिजर्वेशन जो है उनकी बात करें तो आप जानते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उसमें 10% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए 4% आरक्षण उत्तराखंड में दिया जाता है। अनाथ बच्चों के लिए उत्तराखंड में जो परीक्षाएं होती हैं, सेवाएं हैं, उनमें आरक्षण है। तो अनाथों को कितना आरक्षण है? उनके लिए 5% का आरक्षण दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख आरक्षण है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सबसे ज्यादा गांव कौन से जनपद में है? सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पूछा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है यह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कितना है वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, वो 8 बनाना चाहे, 9 बनाना चाहे, 10 बनाना चाहे, लेकिन 12 से ज्यादा आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अगर हम रूल की बात करें तो रूल ये कहती है कि चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके सदस्यों का 15% मंत्रिपरिषद का आकार होता है। ठीक है, 15% से ज्यादा आप आकार नहीं कर सकते मंत्रिपरिषद का सदस्यों के आधार पे। एक और चीज रूल कहता है 15% से ज्यादा नहीं हो सकता और किसी भी कीमत पर 12 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो उत्तराखंड में 12 वाला रूल लागू होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक सीट है नानकमत्ता और एक सीट है चक्राता। ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में। आपने मुझे कमेंट करके बताना है यहां जो नानकमत्ता सीट है उधम सिंह नगर की, इसका प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, नानकमत्ता का पुराना नाम पूछा जाता है और चक्राता का भी एक उपनाम है, वो भी पूछा जाता है, तो वो भी आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, चक्राता का। अब आते हैं प्रश्न पे। एसटी की हमने बात करी, 2 विधानसभा सीटें हैं। एससी के लिए बात करें तो उनके लिए 13 विधानसभा सीटें रिजर्व्ड हैं। टोटल आरक्षित सीटों की बात करें उत्तराखंड में तो इनकी संख्या 15 है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से जुड़े हैं? देखिए, कुमाऊं के कितने जिले ऐसे हैं जो गढ़वाल की सीमा को टच करते हैं? तो उनकी संख्या है 4। और गढ़वाल के कितने जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं को टच करते हैं? तो उनकी संख्या है 2। तो आपको ये दोनों नंबर याद रखने हैं। ठीक है, कुमाऊं के गढ़वाल से 4 हैं, गढ़वाल के कुमाऊं से 2 हैं और ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
कुमाऊं मंडल की स्थापना कब की गई थी? देखिए, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में होती है और इसका हेडक्वार्टर नैनीताल को बनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं मंडल का। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में होती है और इसका मुख्यालय पौड़ी को बनाया जाता है। तो दोनों हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं, दोनों मंडलों की स्थापना आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, अब हम यहाँ पे उत्तराखंड के जितने जिले हैं 13 के 13 जिलों को एक क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे कि किसका गठन कब किया गया था, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून जिले की स्थापना 1817 में की गई। पौड़ी गढ़वाल के जिले के रूप में गठन की बात करें तो ये 1840 में हुआ। अल्मोड़ा और नैनीताल इन दोनों का गठन 1891 में किया गया। टिहरी गढ़वाल का जिले के रूप में गठन 1 अगस्त 1949 को किया गया और इसी वर्ष इसी दिन जो टिहरी गढ़वाल था ये पहले टिहरी रियासत था, इसे जिले के रूप में गठित किया गया और संयुक्त प्रांत यानी कि जो आज का यूपी है उसमें इसका विलय किया गया। तो प्रश्न बनता है, भारत में टिहरी रियासत का विलय कब हुआ? तो यह विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ और इसे यूपी का 50वां जिला बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3 सबसे बड़े जिलों की उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ये तीनों जिलों का गठन फरवरी 1960 में हुआ। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का गठन हुआ। इसके बाद हरिद्वार जिले का गठन हुआ 1988 में। उधम सिंह नगर 1995 में बना, ये पेपर में पूछा गया है हाल ही में। और उसके बाद आखिर में 3 छोटे जिले बने, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो आपको सभी के जो वर्ष हैं आपको याद रखने हैं। एक और चीज, जितने भी हमारे जिले हैं इनके ऊपर हम ऑलरेडी जिला वाइज सीरीज कवर कर चुके हैं, थ्योरी वाइज भी पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज वाइज भी पढ़ चुके हैं। तो आप अगर जिलों वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो जिला वाइज भी आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के पास स्थित लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, लाखू गुफा यह आपके अल्मोड़ा में है, बाड़ेछिना के निकट स्थित है आपकी लाखू गुफा। यह कौन सी नदी के तट पर है? तो यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है और ये नदी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाखू गुफा की खोज किसने करी थी? तो MP जोशी के द्वारा इसकी खोज 1968 में की गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, ग्वारखा गुफा या गोरखा गुफा भी इसको कहते हैं, यह आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे लाखू गुफा या लाखू उडियार आपके सुयाल नदी के तट पर है, उसी प्रकार ग्वारखा गुफा आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह कौन से गांव में है चमोली के? तो यह डुंगरी गांव चमोली से संबंधित है। ठीक है, ग्वारखा गुफा कहाँ है? ये चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है, चलिए, एक और चीज प्रश्न बनता है, गोरखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय राकेश भट्ट को दिया जाता है। ठीक है, सफेद रंग के शैल चित्र कहां से मिले हैं? देखिए, ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। इस सीरीज में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो आपको सीधा प्रश्न वाइज यहां पे देखने को मिलते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होती है क्वेश्चन बेस्ड स्टडी में। ठीक है, और एक और बात मैं कहूंगा, कल भी कमेंट आए थे और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि जल्दी ही हमारी जो NCERT की सीरीज चल रही है वो हमारी कंटिन्यू है। काफी सारे फ्रेंड ने कहा कि पहले NCERT को कवर कर देते। तो देखिए फ्रेंड्स, NCERT हमने टॉपिक वाइज पढ़ना था। आधुनिक भारत हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, सिर्फ एक वीडियो जो प्रमुख युद्ध हैं उनके ऊपर आनी बाकी है और हमारा पूरा आधुनिक भारत कवर हो चुका है। जल्द ही कल या परसों से जो भूगोल है NCERT सार संग्रह, उसकी सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं। तो NCERT सार संग्रह और परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज वन लाइनर फॉर्मेट आपकी दोनों साथ साथ में चलेंगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हमने यहां पे बात करी सफेद रंग के शैल चित्र, ये कहां से मिले हैं? तो देखिए, सफेद रंग के शैल चित्र आपके चमोली के किमनी गांव से मिले हैं। ठीक है, यह शैल चित्र कहां से मिले हैं? किमनी गांव, जो कि चमोली के थराली के निकट है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहां से हमें जो पशु हैं, हथियार हैं, इनके सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 5.2 किलो का सोने का मुख आवरण किस गांव से मिला था? तो 5.2 केजी का सोने का मुकुट ये हमें चमोली के मलारी गांव से मिला था और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मलारी गांव चमोली से 5.2 केजी का सोने का मुकुट मिला था। ठीक है, इसके अलावा यहां से नरकंकाल भी मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष हुआ है यह? 2002, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पे शोध कार्य करवाया था। एक और चीज मलारी गांव से आपको याद रखना है, अभी हमने बात करी कि यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, मलारी गांव से हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और ये मिट्टी के बर्तन जो पाकिस्तान की स्वात घाटी है वहां से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनके समान है। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में किस जगह से पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो ये हमें मलारी गांव से ही मिले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है नीले रंग के शैलचित्र कहां से मिले हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त शैलचित्र में मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो मनुष्य को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर डांस करते हुए ये कहां से दिखाया है? सही आंसर है अल्मोड़ा लोएथाप से ये दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां कहां से मिली है? देखिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, योग करती हुई मानव आकृति कहां से मिली है? तो ये हमें अल्मोड़ा के फल सीमा से मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फल सीमा से हमें योग करती हुई मानव आकृति और नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां भी मिली हैं। अगला है पाषाणकालीन शवगार और कपमार्क्स की घाटी किस घाटी से मिले हैं? ठीक है, पाषाणकालीन शवगार और कपमार्क्स ये हमें किस घाटी से मिले हैं? सही आंसर है रामगंगा घाटी से। ठीक है, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से हमें ये मिले हैं और इनकी खोज यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली हैं? तो 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है? तो पौराणिक काल ये कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल को। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस काल को पौराणिक काल भी कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे पौराणिक काल? क्योंकि इस काल के इतिहास का जो स्रोत है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड है? जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इस काल का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो इसीलिए इस काल को पौराणिक काल भी कहते हैं, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए उत्तराखंड का पहला उल्लेख सबसे पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और आई थिंक पेपर में पूछा गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है और यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है? देखिए स्कंद पुराण में हमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 5? एक है आपका नेपाल खंड है। ठीक है, इसके अलावा मानस खंड है, ठीक, केदार खंड है और कश्मीर खंड है, जालंधर खंड है। तो जो स्कंद पुराण है इसमें हमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है और इन 5 में से जो 2 हैं, एक आपका केदार खंड और एक आपका मानस खंड, इन दोनों का संबंध किससे है? ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। कहा जाता है जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसे ही स्कंद पुराण में केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं वाले क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मपुर, खसदेश ये कहा गया है इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र को। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो पुराणों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। ठीक है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं और उनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। हालांकि आयोग ने हाल ही में इसका आंसर हेमवंत भी माना है, तो आई थिंक दोनों सेम होंगे, आपको हेमवंत लेके चलना है, लेकिन आयोग ने हेमवंत को भी इसका आंसर माना है। हालांकि फाइनली उसने इसको सही माना या गलत माना ये तब क्लियर होगा जब आयोग इसके रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा, जब वो रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आयोग ने हेमवंत को भी आंसर माना है। ठीक है। आंसर क्या है? हेमवंत है, लेकिन उसने हेमवंत को भी माना है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल और कुबेर की राजधानी किसे माना जाता है? तो मनु का निवास स्थल और कुबेर की राजधानी ये अलकापुरी को कहा जाता है। ठीक है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहां पे तपस्या करी थी? तो देखिए, भगवान राम ने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या करी थी। ठीक है। और जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने टिहरी गढ़वाल के तपोवन में अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी। ठीक है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए, जो रामायण कालीन एक असुर था बाणासुर, इसकी राजधानी ज्योतिषपुर में यानी कि वर्तमान जोशीमठ में स्थित थी। ठीक है। भृंगतुंग किसका अन्य नाम है? सही आंसर है भृंगतुंग हम केदारनाथ को कहते हैं। जो केदारनाथ धाम है इसी का अन्य नाम है भृंगतुंग। तो पूछा जा सकता है केदारनाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भृंगतुंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि व पांडवों का उत्तराखंड आने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, जो लोमश ऋषि थे और पांडव, आप जानते हैं पांडव उत्तराखंड से ही स्वर्ग की ओर गए थे। जो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर है वहीं से निकले थे ये स्वर्ग के लिए। तो लोमश ऋषि और पांडव, इनका उल्लेख उत्तराखंड आने का कौन से पर्व में मिलता है महाभारत के? सही आंसर है वन पर्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए, पुलिंद राजा यानी कि इसे कुड़िंद भी कहीं पे कहा गया है। तो यहाँ राजा जो सुबाहु था इसकी राजधानी श्रीनगर में स्थित थी। ठीक है। और इसी जो ये राजा था पुलिंद राजा सुबाहु, इसने जो पांडवों का जब युद्ध हुआ महाभारत, तो उस युद्ध में इसने पांडवों की ओर से भाग लिया था। क्वेश्चन बनता है सुबाहु ने, आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है कि महाभारत में किस राजा ने पांडवों की तरफ से भाग लिया था? सुबाहु। या फिर कि किस राजा ने पांडवों के साथ संधि करी थी? सुबाहु। ठीक है। चलिए, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी थी? देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास जी ने कर्ण आश्रम में करी थी। ठीक है। कर्ण आश्रम आप जानते हैं कोटद्वार के निकट स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर यह आश्रम स्थित है। इस आश्रम का वर्तमान नाम है चौकी घाट। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और यहीं पर जो कालिदास थे इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी। यहीं पर जो सम्राट भरत थे उनका जन्म भी यहीं पर होता है। ठीक है। और कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या कहा है? तो कालिदास ने कर्ण आश्रम को किसलय प्रदेश कहा था। ठीक है। अल्मोड़ा के किस मंदिर के अस्तित्व से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? यानी कि अल्मोड़ा का ऐसा कौन सा मंदिर है जो हमें यह बताता है कि कभी इस क्षेत्र में यक्ष निवास करते थे? तो यक्षों के निवास की पुष्टि अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर करता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है? आप बताएंगे अल्मोड़ा में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाग मंदिर बिनाग या बेनीनाग ये कहाँ है? तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, कालसी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए, कालसी अभिलेख यह अशोक जो कि मौर्य सम्राट था, अशोक का ये अभिलेख है।
कब का अभिलेख है? तो 257 बीसी का ये अभिलेख है, ठीक है। 257 ईसा पूर्व अशोक ने कालसी में एक अभिलेख लगवाया था, ठीक है। किसका है? अशोक का है। किसके काल का है ये? तो देखिए उस समय उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन था और इसी अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो उस समय के कुड़िंद शासक थे वो किसके अधीन थे? अशोक यानी कि मौर्यों के अधीन थे। क्वेश्चन बनता है किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि कुड़िंद जो थे ये मौर्यों के अधीन थे? कालसी अभिलेख। कब का है? 257 बीसी का। इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज फॉरेस्ट करके कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने करी थी 1860 में, ठीक है, 1860 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो कालसी अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में है, ठीक है। और लिपि की बात करें तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। कहीं पर पाली भाषा भी है, ज्यादातर कहते हैं कि पाली भाषा में है, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें आंसर मिलते हैं वो प्राकृत ही आपको देखने को मिलेगा। तो कालसी अभिलेख आपके प्राकृत में है। और जो न्यू परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी में पहले जो था वो पाली ही दिया हुआ था, लेकिन नई वाली में भी करेक्शन कर अब प्राकृत भाषा इसको कर दिया गया है, ठीक है। और पहले भी मैंने आपको कई बार कहा है कि एक अशोक के अगर आप नेट पे भी चेक करते हैं तो जितने भी उसके शिलालेख थे, अभिलेख थे, मैक्सिमम अभिलेख उसके प्राकृत भाषा में ही उसने बनवाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो अशोक का कालसी अभिलेख है इसमें यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है और यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए राजकुमारी ईश्वरा, इनका शिलालेख लाखा मंडल से मिलता है और इस शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में कभी यादवों का शासन था। तो क्वेश्चन बनता है किस शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि यहां यादवों का शासन था? वो था लाखा मंडल शिलालेख। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाखा मंडल शिलालेख का संबंध किससे है? तो राजकुमारी ईश्वरा से है, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, त्रिशूल लेख कहां से मिले हैं? देखिए राज्य में त्रिशूल लेख हमें गोपेश्वर से मिले हैं और बाड़ाहाट उत्तरकाशी से मिले हैं, ठीक है। जो हमें गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला है इसमें हमें नाग राजाओं के नाम मिलते हैं और यहाँ जो शिलालेख, ये जो त्रिशूल लेख है ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, गोपेश्वर वाला। जबकि अगर हम बाड़ाहाट की बात करें तो इसमें हमें अशोक चल के बारे में जानकारी मिलती है और ये आपका शंख लिपि में लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन पेपर में बना है कि जो बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख है ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये आपका शंख लिपि में लिखा गया है और गोपेश्वर वाला आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। साथ साथ में जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूं आपको उनको नोट करते हुए चलना है और इस सीरीज को आपको शुरुआत से फॉलो करते हुए चलना है। तो देखिए हमारे 2 दिन में 100 क्वेश्चन परीक्षावाणी जो हमारी वन लाइनर फॉर्मेट में है उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही फिर से कहूँगा जल्दी ही जो हमारी भूगोल वाली सीरीज़ है उसको शुरू करेंगे और ये दोनों सीरीज़ हमारी साथ में चलेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।